हेलो नमस्कार। क्लास 12 केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 2 के इस वीडियो में आज हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में है वो विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व पार्ट के वीडियो में हमने वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकारों को गहनता से समझ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से है वो अवश्य देखें। और हाँ, यदि आप केमिस्ट्री के सरल भाषा में कंप्यूटर नोट्स फ्री में अर्थात निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल रामन्यास जाखड़ को है वो अवश्य ज्वाइन करें। रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया के वेग की परिभाषा है वो इस प्रकार से है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी इस परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होते समय अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय अर्थात एकांक समय में जो परिवर्तन होता है उसे ही अभिक्रिया का वेग अर्थात है वो रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक पदार्थ उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक R है वो उत्पाद P में परिवर्तित हो रहा है। तो जब इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर है वो अभिकारक R है वो उत्पाद में परिवर्तित होगा तो समय के साथ में है वो अभिकारक R की सांद्रता में कमी होगी और ज्यों-ज्यों अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित होगा त्यों-त्यों है वो उत्पाद P है उसकी सांद्रता के अंदर है वो वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में इकाई समय में होने वाली इस कमी या वृद्धि की दर को अभिक्रिया का वेग अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया के वेग की परिभाषा के अनुसार अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला हो गया वेग बराबर हो गया सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपोन हो गया सांद्रता परिवर्तन में लगने वाला समय। सांद्रता में परिवर्तन किसकी सांद्रता? अभिकारक या उत्पाद है उनकी सांद्रता में परिवर्तन और अपोन हो गया परिवर्तन होने में लगा समय। अभिक्रिया के वेग की इकाई सांद्रता को मोल प्रति लीटर व समय को सेकंड के अंदर लेने पर अभिक्रिया है उसके वेग की इकाई हो जाएगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। परंतु गैस हैं उन गैसों की सांद्रताएं हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में आंशिक दाब के रूप में है वो दर्शाई जाती हैं। इसलिए जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ गैस हो और बनने वाले उत्पाद भी गैस हों तो वहाँ पे अभिक्रिया का जो वेग है उसकी इकाई होगी ATM प्रति सेकंड, ATM प्रति सेकंड। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या हुई? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड और गैसीय अभिक्रियाओं के लिए क्या हुई? ATM प्रति सेकंड। अभिक्रिया के वेग के लिए सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक जो R है वो उत्पाद है वो P के अंदर परिवर्तित हो रहा है। समय t1 बराबर 10 सेकंड पर अभिकारक पदार्थ R के मोल R1 बराबर 10 मोल है और उत्पाद P के मोल P1 बराबर है वो 0 है। क्योंकि अभिक्रिया के प्रारंभ में उत्पाद बने नहीं है इसलिए उत्पाद के मोलों की संख्या P1 बराबर 0 है। समय t2 बराबर 20 सेकंड पश्चात अभिकारक हैं उनके 2 मोल उत्पाद के अंदर है वो परिवर्तित हो गए तो उत्पाद के मोलों की संख्या हो गई P2 बराबर 2। तो यहाँ पे अभिकारक है उनके मोलों की संख्या हो गई R2 बराबर है वो 8। समय t3 बराबर 30 सेकंड पश्चात अभिकारक है उसके मोलों की संख्या R3 बराबर 6 है। तो इसी प्रकार से है वो उत्पाद है उसके मोलों की संख्या P3 बराबर है वो 4 मोल। तो अभिक्रिया के वेग की परिभाषा अनुसार अभिकारकों के लिए क्रिया का वेग क्या हुआ? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपोन है वो सांद्रता परिवर्तन के अंदर लगा
समय। जैसे यहाँ पे अपन है वो समय t1 व t2 पर अभिकारक R है, उसके लिए है वो अभिक्रिया का वेग निकालते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो गया, अभिकारकों की अंतिम सांद्रता माइनस है वो प्रारंभिक सांद्रता अपोन है वो सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पे है वो t2 समय पर है वो अभिकारकों की सांद्रता R2 है, तो R2 माइनस है वो R1 और समय है वो t2 माइनस t1, इसको लिख दिया। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो गया, माइनस डेल R अपोन है वो डेल टी। यहाँ पे R है उसको बड़े कोष्टक में लिया गया है और ये बड़ा जो कोष्टक है वो मोलर सांद्रताएं हैं उनको है वो दर्शाता है। ये माइनस का चिन्ह है वो कैसे आया, इसको देखते हैं। ये माइनस का चिन्ह है वो ये दर्शाता है कि समय के साथ है वो अभिकारक है उनकी सांद्रताएं हैं वो घटती है। इस प्रकार से समझते हैं कि R2 बराबर है वो अपने पास में कितना है मान 8, R1 कितना है 10 अपोन t2 कितना है 20, t1 कितना है 10। तो अपन यहाँ इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस के अधिक हैं 8 में से, तो ये आ गया माइनस के 2 बटा है वो 10। तो ये माइनस का चिन्ह इसलिए आया है कि ये दर्शाता है कि समय के साथ है वो अभिक्रिया है उसके अंदर अभिकारकों की सांद्रताएं घटती हैं। इसी अभिक्रिया के लिए उत्पादों के लिए अभिक्रिया का वेग निकालते हैं। तो उत्पादों के लिए अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, उत्पादों की अंतिम सांद्रता P2 माइनस है वो प्रारंभिक सांद्रता P1, तो मान रख दिया, अपोन है वो सांद्रता परिवर्तन में लगा समय T, तो वो है अपने पास में अंतिम समय T2 माइनस है वो T1। तो यहाँ पे P2 माइनस P1 ये आ गया डेल P अपोन है वो डेल T। अब इसको देखते हैं, देखो इसमें मान रख देते हैं। P2 है इसका मान है वो अपने पास में क्या है 2, P1 का मान 0, T2 है इसका मान है वो अपने पास में 20 और T1 है इसका मान है वो 10। तो ये अपने पास में आ गया 2 बटे है वो 10। यानी यहाँ पे P2 माइनस P1 यानी जो डेल P है इसका मान है वो अपने को धनात्मक प्राप्त हो रहा है, जो ये दर्शाता है कि समय के साथ में है वो उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता व समय में आलेख। अभी हमने जाना कि समय के साथ अभिकारक पदार्थों की सांद्रता में कमी तथा उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। अतः अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता और समय की मध्य आलेख खींचने पर हमें है वो इस प्रकार का है वो आलेख है वो प्राप्त होता है। इस आलेख के अंदर दो आलेख है, ये जो आलेख है वो अपना फर्स्ट आलेख है और ये जो आलेख है वो सेकंड आलेख है। ये जो फर्स्ट जो आलेख है इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया है उसके प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रताएं हैं वो अधिक है, इसलिए अभिक्रिया का जो वेग है वो भी देखिए यहाँ पे अधिक है। परंतु समय के साथ साथ में है वो सांद्रता के कम होने के साथ साथ है वो अभिक्रिया का वेग भी है वो कम हो जाता है, परंतु शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे अभिक्रिया का वेग है वो एक प्रकार से उपेक्षणीय हो जाता है लेकिन शून्य नहीं होता। ये जो आलेख सेकंड है, ये जो आलेख सेकंड है, ग्राफ जो सेकंड है, यह उत्पादों के आलेख को दर्शा रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रारंभ के अंदर उत्पादों की सांद्रता है वो शून्य, अतः अभिक्रिया का वेग भी कम है, परंतु समय के साथ उत्पादों की सांद्रता के अंदर वृद्धि हो रही है, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होने के साथ साथ वो अभिक्रिया है उसका जो वेग है वो भी है वो बढ़ता जाता है। अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया के वेग है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे अभिक्रिया का आरंभिक वेग है, अभिक्रिया का औसत वेग है, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग है। हम इस वीडियो के अंदर है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया है उसके दो प्रकार के वेगों का अध्ययन करेंगे, एक तो उसका औसत वेग और एक उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। अभिक्रिया का औसत वेग अर्थात एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन,
इसकी परिभाषा है वो इस प्रकार से है। अभिक्रिया के दीर्घ समय अंतराल के वेग को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके दीर्घ समय अंतराल के वेग को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अभिक्रिया के औसत वेग को ज्ञात करने के लिए हमें अभिकारक या उत्पादों के सांद्रता एवं समय के मध्य आलेख की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे ये एक आलेख दिया गया है, ये आलेख अभिकारकों की सांद्रता व समय के मध्य आलेख को निरूपित करता है। आलेख में समय t1 व t2 पर अभिकारक है, उसकी सांद्रता क्रमशः r1 व r2 है। तो यहाँ पे अपन जिस भी समय अंतराल पर अभिक्रिया के औसत वेग की गणना करना चाहते हैं उसके मान को फॉर्मूले में रख देंगे और फॉर्मूले में रख कर है वो अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि समय t1 व t2 पर अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। तो यहाँ पे t1 समय पे है वो अभिकारक है, उसकी सांद्रता है वो r1 है, और t2 जो समय है इसके ऊपर है वो अभिकारक पदार्थ है, उनकी सांद्रता r2 है। तो अपन है वो अभिक्रिया के वेग का जो फॉर्मूला उसमें इसका मान रख देंगे। यहाँ ये जो ग्राफ है वो ये दर्शा रहा है कि समय के साथ में अभिकारक पदार्थ है उनकी सांद्रता में कमी हो रही है। तो यहाँ पे R में ह्रास की दर यानी जो सांद्रता में कमी होने की दर बराबर क्या हो गई, R2 माइनस R1, और समय क्या है T2 माइनस T1। तो R में ह्रास होने की दर बराबर क्या होगी, माइनस डेल R अपॉन है वो डेल T। ये जो बड़ा जो कोष्टक का उपयोग है वो मोलर जो सांद्रता हैं उनको व्यक्त करने के लिए है वो प्रयुक्त किया जाता है। यदि अपन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के लिए अभिक्रिया के औसत वेग की गणना करना चाहते हैं तो वहाँ भी हमें है उत्पादों की सांद्रता व समय के मध्य है वो आलेख की आवश्यकता होगी। चूँकि अभिक्रिया है उसके अंदर जो उत्पाद है उनकी प्रारंभिक सांद्रता है वो शून्य होती है और समय के साथ में है वो बढ़ती है, इसलिए अपने को इस प्रकार का है वो आलेख है वो प्राप्त होता है। तो इस आलेख के अंदर समय t1 और समय t2 पर उत्पादों की सांद्रता है वो ज्ञात कर ली जाएंगी और उसको है वो मान रखकर औसत वेग की गणना कर ली जाएगी। उत्पाद P में वृद्धि की दर बराबर आ गई P2 माइनस P1 अपॉन है वो T2 माइनस T1। तो यहाँ पे P2 माइनस P1 का अंतर हो गया डेल P अपॉन है वो डेल T, और ये प्लस का चिन्ह। तो ये प्लस का चिन्ह दर्शाता है कि समय के साथ वो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो अभिक्रिया का औसत वेग बराबर क्या हो गया, माइनस प्लस डेल R या डेल P अपॉन है वो डेल T। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, जैसे नाम से स्पष्ट है तात्क्षणिक अर्थात एक क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। समय अंतराल t को अनंत सूक्ष्म लेकर तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को ज्ञात करना है तो अपन समय अंतराल t है उसको अनंत सूक्ष्म लेंगे और अनंत सूक्ष्म लेकर है वो तात्क्षणिक वेग ज्ञात करेंगे। किसी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए सांद्रता समय वक्र पर, कौन सा वक्र, सांद्रता समय वक्र पर स्पर्श रेखा खींचकर उसका ढाल ज्ञात किया जाता है। जो सांद्रता समय वक्र है उस सांद्रता समय वक्र के ऊपर है वो स्पर्श रेखा खींची जाएगी और स्पर्श रेखा खींचकर है वो उसका जो ढाल है वो ढाल ज्ञात करेंगे और वो ढाल है वही है वो अभिक्रिया है उसका तात्क्षणिक वेग होता है। इसको अपन है वो इस प्रकार से है वो समझते हैं। अभी अपन ने जाना कि किसी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए सांद्रता व समय वक्र पर है वो स्पर्श रेखा है वो खींचकर उसका ढाल ज्ञात किया जाता है और जो ढाल ज्ञात हुआ वही उस अभिक्रिया है उसका तात्क्षणिक वेग होता है। ये जो दिया गया जो आरेख है ये ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता व समय के मध्य आलेख है उसको है वो निरूपित करता है।
यदि आपको कहा जाए कि 600 सेकंड समय पर, कितने समय पर, 600 सेकंड समय पर ब्यूटिल क्लोराइड है उसके तात्क्षणिक वेग को ज्ञात कीजिए, तो सर्वप्रथम सांद्रता व समय के मध्य ये जो आलेख है, इस आलेख में 600 सेकंड समय के ऊपर है वो इस प्रकार से है वो एक स्पर्श रेखा है वो खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक स्पर्श रेखा है वो खींचेंगे। इस स्पर्श रेखा का ढाल जो tan थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है, उसको ज्ञात कर लेंगे। ये जो ज्ञात किया गया जो ढाल है वही ब्यूटिल क्लोराइड है उसका है वो तात्क्षणिक वेग होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं समय है ये जो 300 है ये t1 समय है, और ये जो 600 सेकंड है ये t2 समय है, और यहाँ पे ये जो सांद्रता है वो 60, इसको है वो R1 मान लेते हैं, और ये जो 20 है इसको मान लेते हैं R2। तो अभिक्रिया है उसका तात्क्षणिक वेग मतलब RINST इक्वल टू हो गया R2 माइनस है वो R1 अपॉन T2 माइनस है वो T1। यहाँ पे R2 है उसका जो मान है वो अपने पास में है वो 20 है, माइनस R1 है इसका मान है वो 60 है, अपॉन है वो T2 का मान है वो 600 है, और T1 है इसका मान है वो 300 है। तो इसको हल करेंगे तो माइनस आ जाएगा 40 बटा है वो 300। इसको हल कर लेंगे और हल करने पर जो मान आएगा वह ब्यूटिल क्लोराइड है उसका 600 सेकंड समय के ऊपर है वो तात्क्षणिक वेग होगा। विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना करना। यहाँ अपन है वो दो विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए है वो वेग की गणना करना सीखेंगे। एक तो पहली प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद है उनके स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक का मान समान, और दूसरे प्रकार की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद है उनके स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक है उसका मान है वो समान नहीं है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिकारक एवं उत्पादों के स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक का मान समान, इन अभिक्रियाओं के लिए अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि के दर के बराबर होती है। जैसे अपन इस अभिक्रिया के लिए है अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला लिखते हैं, Hg प्लस Cl2 कन्वर्ट टू HgCl2। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर है वो 1 मोल Hg का और 1 मोल है वो क्लोरीन का आपस में क्रिया करते हैं, और 1 मोल है वो HgCl2 के बन रहे। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग हो गया अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर इक्वल टू है वो उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर। तो अभिक्रिया का वेग हो गया माइनस डेल Hg अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल Cl2 अपॉन डेल टी। ये तो अभिकारक है उसकी सांद्रता में कमी की दर है, किसके बराबर है? उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर के बराबर। तो इक्वल टू हो गया डेल HgCl2 अपॉन है वो डेल टी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर है वो उत्पाद एवं अभिकारक है उनके स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक है उनका मान है वो समान है, उन अभिक्रियाओं के अंदर है वो अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर है वो उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर के बराबर होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद के स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक का मान असमान हो, उन अभिक्रियाओं के वेग को व्यक्त करने के लिए अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर में उसके स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक का मान जितना है उसका भाग दिया जाता है। इसको हम निम्न उदाहरणों की सहायता से वो आसानी से समझते हैं। जैसे ये एक अभिक्रिया है 2HI कन्वर्ट टू H2 प्लस I2। हाइड्रोजन आयोडाइड है उसके 2 मोल हैं, इनके अपघटन से है वो H2 व I2 के 1-1 मोल प्राप्त हो रहे हैं। तो इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक पदार्थ एवं उत्पाद है इनके स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक का मान समान नहीं है,
अतः इन अभिक्रियाओं के लिए जो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होगा कि अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर या उत्पादों की जो सांद्रता है उसमें वृद्धि की दर में उसके स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक का भाग देंगे। तो जैसे अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो गया माइनस डेल एच आई अपॉन है वो ये जो स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक 2 है उसका भाग लगा देंगे 2 डेल टी इक्वल टू ये उत्पाद आ गया, तो उत्पाद आ गया डेल एस टू अपॉन है वो डेल टी इक्वल टू डेल आई टू अपॉन है वो डेल टी। अभिक्रिया 5 बी आर आयन प्लस है वो बी आर ओ 3 आयन प्लस है वो 6 एच प्लस आयन कन्वर्ट टू 3 बी आर 2 प्लस है वो 3 एच 2। इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक है उसका मान है वो भिन्न भिन्न है, असमान है। तो इन अभिक्रियाओं के वेग की गणना करते समय अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर में उसके स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग बराबर हो गया माइनस डेल बी आर अपॉन है वो ये जो स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक 5 है उसका भाग लगा देंगे तो 580। इसी प्रकार से है वो इस समीकरण को लिख लेंगे और समीकरण को लिखने पर अपने पास में है वो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग है उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें हमने सीखी है उसके ऊपर ये 6 प्रश्न हैं, इनका एक अभ्यास सेट दिया गया है, अभ्यास कार्य दिया गया है। अगले वीडियो को देखने तक है वो इस अभ्यास कार्य की है वो अभ्यास कीजिए।